नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। जी हां, चंद्रशेखर आजाद रावण, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को बिगाड़ने में एक बड़ा योगदान वो देने वाले हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और क्या बसपा के लिए वो एक कड़ी चुनौती बनने वाले हैं? जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या बसपा का रोल भी बिगाड़ेंगे और कैसे दलित वोट बैंक अब चंद्रशेखर आजाद रावण को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आखिरकार क्या रंग लेता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किस पार्टी का क्या रोल रहने वाला है और कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती का वोट बैंक छीनकर मायावती को उत्तर प्रदेश में बेहद बड़े हद तक, अगर मैं कहूं तो, अकेला खड़ा कर दिया है। और देखिए, मायावती का रोल उत्तर प्रदेश में एक वक्त में जो हुआ करता था, आज वो रोल नहीं है। तो क्या इसीलिए मायावती आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? प्रोग्राम की शुरुआत तो हम कर चुके हैं और मैं चाहूंगा जो भी दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस मुद्दे पर जो है वो अपनी राय रख सकते हैं, जो भी दर्शक इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपना कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव वाकई किस मोड़ पर जाएगा और क्या इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो दलित वोट बैंक को अगर साधते हैं तो क्या ऐसे में बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान होगा? तो यहाँ पर आगे हम बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम में और ये बात कर रहे हैं कि कैसे वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी तो हो गया है, लेकिन क्या दलित वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक बीजेपी से छटक रहा है? और अगर बीजेपी से ये छटक रहा है तो क्या इसका बड़ा फायदा दो पार्टियां आसानी से ले जाएंगी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी ये कहा कि वो ये उपचुनाव अकेले लड़ने वाले हैं, अकेले उनकी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव से पहले जो जोरदार भाषण दे दिया ना चंद्रशेखर आजाद रावण ने, उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को गूंज गया है, पूरा उत्तर प्रदेश गूंज उठा है और उनका ये भाषण बताता है कि कितनी बड़ी तैयारी चंद्रशेखर आजाद रावण ने कर रखी है। जिस चंद्रशेखर आजाद रावण को समाजवादी पार्टी ने कमजोर समझा, अखिलेश यादव ने यूपी के विधानसभा चुनाव में एक वक्त में उन्हें अपने साथ जोड़ने से मना कर दिया, आज वो चंद्रशेखर रावण कैसे नगीना से सांसद बनते हैं और दिल्ली में संसद तक पहुंचते हैं। और कैसे अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना लोहा मनवाया है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को कम आंकना ठीक नहीं है? रिपोर्ट। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं, कब तक उतारेंगे, कौन होगा उम्मीदवार? आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेंगे। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। तो क्या आप उससे से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उसमें उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। कार्रवाई क्या सही है? नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। क्या न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप भी सपा नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई
मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसा सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग जिन लोगों ने लापरवाही की उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है तो समझना पड़ेगा, और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला बताओ, मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूट के वापस हो जाए क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा देगा वो ठीक हो जाए क्या? आपके बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज संसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या संसद में उठाएंगे? मीडिया की आवाज हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बात, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से आप क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में तपना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ, सब कुछ तो सरकार के पास है। और आप अगर ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और दर्शकों को क्या लगा, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण वाकई वो करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो किसी ने सोचा भी नहीं है, जिसकी कल्पना नहीं की गई है, जिस तस्वीर को अगर मैं कहूं तो वो सोचा भी नहीं जा रहा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 वोट बैंक आप मान कर चलिए कि बीजेपी के पास ना के बराबर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर जो आया उसके बाद हम सभी देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी से सवाल जवाब कर रही हैं। दलित जो समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, ये संशोधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोट बैंक के लिहाज से काफी ज्यादा अगर कहूं तो वो पिछड़ता चला जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं, क्या इन गलतियों का फायदा ये विपक्ष लेकर जाएगा? और मेरा सवाल जाते जाते दर्शकों से ये रहेगा, क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।